चलिए आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब तो देख लिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी स्किल्स डेवलप की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव की जाती है। सो मेन रोल क्या है, क्यों इतना खर्चा किया जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर? तो सबसे मेन रीजन अगर हम देखना चाहें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो सबसे एक सेकंड रुकिए। चलिए, सबसे मेन रीजन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होता है कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अगर आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप बताएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो हम इसके एंड में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री की। सो हमें ये पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। अगर किसी व्यक्ति का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, किसी की स्किल्स डेवलप की जाए, तो उसके इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट दोनों में चेंज आता है। इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझे। इमोशनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि किसी व्यक्ति की थिंकिंग कैसी है। अगर आप सिंपली देखें, कोई अनएजुकेटेड व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी थिंकिंग कैसी होगी? उसकी थिंकिंग होगी आउटडेटेड, पुरानी सोच की होगी, ज्यादा डेवलप नहीं होगी। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया जाए, यानी उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, तो उसकी थिंकिंग जो होगी वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगी। यानी उसकी सोच होगी कि वो किस प्रकार से अपनी ग्रोथ कर सके, किस प्रकार से देश की ग्रोथ कर सकता है। मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास जितनी भी फिजिकल चीजें अवेलेबल है। सो जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो उससे मटेरियल एनवायरनमेंट की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि जब स्किल्ड लेबर होंगे तो वो ऐसी चीजें डेवलप करेंगे जिनसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। आसपास हमारे जो है डेवलप और ट्रेंड वर्कर्स होंगे, जो कि एक मटेरियल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट तो था आपका ये। सेकंड है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स वगैरह जो भी यूज हो रही हैं। अगर अच्छे से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, स्किल्ड लेबर है, तो वो उसी मशीन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी एक मशीन से प्रोडक्शन ज्यादा की जा सकती है अगर लोगों को काम करना अच्छे से आता हो। अगर तो कोई अनस्किल्ड है तो वो वेस्टेज ज्यादा करेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपने पढ़ा है आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल हम ले रहे हैं एक मशीन। सो एक मशीन से प्रोडक्शन तब ज्यादा किया जा सकता है जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, नहीं तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है इनोवेटिव स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मदद करती है इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप करने में। यानी नई नई जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, इनोवेशंस आते हैं, नए इन्वेंशंस होते हैं, ये वही लोग कर सकते हैं जो कि स्किल्ड है, जो ट्रेंड है, जो एजुकेटेड है। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से ही नई इन्वेंशंस किए जा सकते हैं। एक यही रीजन है कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई, हमारे पास ज्यादा इनोवेटिव चीजें नहीं थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। वो इसलिए था क्योंकि हमारा एजुकेशन सेक्टर उस टाइम पे कुछ ज्यादा खास नहीं था। वही अगर हम आज का टाइम देखें तो आज हम बीपीओ सर्विसेज में, आउटसोर्सिंग में नंबर 1 पे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हमारा आईटी सेक्टर आज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है, लोगों को स्किल्स डेवलप की जा रही है आईटी सेक्टर से रिलेटेड। तो जब तक किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो उसमें इनोवेशंस लाना संभव नहीं है। फोर्थ पॉइंट हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। भैया एक बहुत बड़ी समस्या इंडिया की है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी कैसे? 2 टाइप की। एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसे हम इकोनॉमिक गल्फ के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक डिवाइड के नाम से। बेसिकली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है अमीर और गरीबों के बीच में डिफरेंस। दूसरा सोशल इनइक्वालिटी। हमारी कंट्री में सोशल इनइक्वालिटी भी है। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जात पात, धर्म, जेंडर, इनके बेसिस पे पक्षपात किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है।
तो दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? इसको दूर करने का एक रास्ता होता है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम करने से दो तीन चीजें होती है। देखिए, एक तो जब लोग काम करेंगे तो उनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो गरीबी से दूर होंगे। तो जैसे जैसे लोगों का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उनकी स्किल्स डेवलप्ड होगी, वो ज्यादा काम करने में सक्षम होंगे। और जब ज्यादा काम करेंगे तो इनकम जनरेशन ज्यादा होगी, और इनकम जनरेशन ज्यादा होने से इकोनॉमिक गल्फ कम होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब लोग मिलके काम करते हैं तो वो उनमें जो है ना चेंज आता है। चेंज किस में आता है? जो हमने यहाँ देखा था, इमोशनल एनवायरनमेंट का, यानी उनकी मेंटल थिंकिंग चेंज होती है। देखिए, अभी आप स्कूल में आते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि भाई अगर ये लड़की है तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, या फिर ये दूसरे कास्ट से है तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा। ऐसा स्कूल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एजुकेशन अवेल कर रहे हैं तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि जब लोगों की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तो उनके माइंड से ये जो सोशल इविल्स है, सोशल बुराइयां हैं, ये दूर होती हैं, जिसके कारण सोशल इनइक्वालिटी भी दूर होती है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हम रिलेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है। देखिए कैसे। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लोगों को स्किल्स दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजेंगे, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दिलवाएंगे, जिनसे फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, एक सर्कल है कि एक के कारण दूसरी चीज होती है, दूसरे के कारण पहली चीज होती है, एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो अगर आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ले कि कैसा रिलेशन है इनके बीच में, तो कैसा रिलेशन है? कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। नाउ चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे इंपैक्ट पड़ता है और क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल बढ़ना, उनके स्किल्स बढ़ना। जब स्किल्स बढ़ती हैं तो वो फिजिकल कैपिटल यानी मशीनरी का इस्तेमाल करने में ज्यादा सक्षम होते हैं, उसका बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी। और जब आउटपुट बढ़ेगी तो जीडीपी तो बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी क्या है? जीडीपी बेसिकली यही तो है कि एक देश में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितना आउटपुट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब आउटपुट बढ़ रहा है तो उसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिससे जीडीपी बढ़ रही है। अब जीडीपी भी हमने 2 टाइप की देखी थी। हमने एक पिछले टॉपिक में देखा था, जॉबलेस ग्रोथ किसी काम की नहीं होती। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये कि ग्रोथ तो हो लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा हो। तो ग्रोथ भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, और कैसी हो रही है? हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ। यानी जॉबलेस ग्रोथ नहीं है, जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ है, जिससे लोगों को काम मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो वो एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा करेंगे, और एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा करने का मतलब फिर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरी की पूरी एक चेन है, सर्कल है। देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से शुरू हुआ और घूम फिर के दोबारा से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे आ गया। चलिए, अगला पॉइंट है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब तक हमने देखा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, क्यों जरूरी है। अब इतनी चीज जरूरी है तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत से कदम भी उठाए होंगे कि लोगों को डेवलप किया जाए, उनकी स्किल्स एनहांस की जाए। लेकिन फिर भी बहुत सी समस्याएं आती हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, यानी लोगों को ट्रेनिंग देने में, लोगों की स्किल्स डेवलप करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन। इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हम जो भी प्रॉब्लम पढ़ते हैं उसमें से एक, उसका मेन रीजन तो राइजिंग पॉपुलेशन ही होता है। चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट देखो, चाहे आप पॉवर्टी देखो, चाहे आप इकोनॉमिक गल्फ देखो, कुछ भी पॉइंट देखोगे उसमें एक रीजन ये जरूर आता है।
अब राइजिंग पॉपुलेशन कैसे समस्या क्रिएट करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? देखो, मान लो सरकार ने एक स्कूल बना दिया और इस स्कूल में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। 100 बच्चे पढ़ने का मतलब 100 लोगों की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने की व्यवस्था कर दी सरकार ने। ठीक है, तो इससे ऑब्वियसली बात है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यहां सरकार ने तो 100 एक्स्ट्रा लोगों की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की व्यवस्था की है, वहां 1000 लोग बढ़ गए पॉपुलेशन में। अब सरकार जिस रेट से फैसिलिटीज को इंक्रीज कर रही है उससे बहुत ज्यादा रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो समस्या ये आती है कि सरकार ने जो फैसिलिटीज तैयार की हैं उनका पर हेड डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। पर हेड डिस्ट्रीब्यूशन कम होने का मतलब ये है कि अगर यही पॉपुलेशन कम होती तो हो सकता है 10 स्कूलों से भी काम चल जाता, लेकिन वही पॉपुलेशन जब बढ़ती रहती है तो 10 स्कूल बहुत कम पड़ जाते हैं। तो वही समस्या यहाँ पे कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो डेवलप करती है लेकिन वो फैसिलिटीज कम पड़ जाती है किसके मुकाबले? जिसके मुकाबले रेट ऑफ पॉपुलेशन है। अब समस्या ये आती है कि जब ऐसा होता है तो सबके पास, पहली चीज तो हर कोई उस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकता। जैसे कि अब 1000 में से केवल 100 बच्चे ही तो स्कूल में जा पाएंगे, बाकी के 900 उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाया। चलिए मान लीजिए स्कूल 100 से ज्यादा बच्चों को एडमिशन दे भी दें तो उसमें क्या होगा? उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जब एक स्कूल में 100 बच्चे ही पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर वो 200 300 बिठाएंगे तो फिर उस चीज में वो क्वालिटी नहीं रहेगी। एक तो आप क्लास में ज्यादा से ज्यादा 30 बच्चे बैठो और एक क्लास में बिठा दे 100 बच्चे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन अच्छी है। तो अगर ऐसा करें कि इस फैसिलिटी को सबके लिए अवेलेबल कर भी दें तो फिर उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सबसे पहली समस्या है राइजिंग पॉपुलेशन की। सेकंड है ब्रेन ड्रेन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब होता है? ब्रेन का मतलब आपको पता ही है ये, और ड्रेन का मतलब बहना कोई चीज, नाल, जैसे नाले को बोल देते हैं हम ड्रेन। सो ब्रेन ड्रेन इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रेन बह के कहीं चला गया, तो वही चीज कुछ कुछ यहाँ पे है। देखो, ब्रेन ड्रेन एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब कोई व्यक्ति पैदा एक देश में हो, पढ़ाई उसी देश में करे, ट्रेनिंग उसी देश में करे, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस तो उसका एक ही देश में हो, एक देश सारा का सारा खर्चा उठाए उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जब आउटपुट की बारी आए, यानी जो उसने एजुकेशन ली है, अब उस एजुकेशन से वो देश की जीडीपी बढ़ाएगा, तो जीडीपी बढ़ाने के टाइम पे वो किसी और देश में चले जाए। जैसे इंडिया में यही होता है। क्या होता है? यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और काम करने कहाँ चले जाते हैं? यूएसए में, कनाडा में। अब समस्या ये है कि हमारी एजुकेशन पे खर्चा पूरा का पूरा सरकार उठा रही है। किस उम्मीद में उठा रही है? कि जब भैया ट्रेंड हो जाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, हमारे देश की आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। तो खर्चा सारा देश ने बढ़ाया लेकिन आउटपुट कहाँ दे दी उन्होंने? आउटपुट दे दी दूसरे देश में जाके। तो इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन ऑफ अ पर्सन बोर्न एजुकेटेड और ट्रेंड इन वन कंट्री, क्योंकि हम इंडिया की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो यहाँ इंडिया लिख दिया, टू डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कुछ टाइम पहले तक पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई इंडिया की थी। तो और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मुझे सबके तो सीईओ या हेड्स याद नहीं है, उसमें आप देखोगे ज्यादातर कंपनीज के सीईओ इंडिया के हैं। अब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने एजुकेशन विदेश में ही ली हो, एजुकेशन इंडिया से ही लेके गए हैं। सो इंडिया पे तो पूरा खर्चा लग गया उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसमें कर रहे हैं? दूसरे देशों में जाके कर रहे हैं। तो एक समस्या ये है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर तो रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसका फायदा हमारी कंट्री को नहीं मिल पाता, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज ले जाती है। ये 1 मार्क्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है।
या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया भी था कि क्या ब्रेन ड्रेन एक डिजायरेबल सिचुएशन है। इस ब्रेन ड्रेन डिजायरेबल सिचुएशन, इसका मतलब क्या ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर कोई देश चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली क्या ये एक अच्छी सिचुएशन है? तो नहीं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि ऐसा हो, तभी तो ये प्रॉब्लम है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, देखिए प्लानिंग का क्या मतलब होता है? प्लानिंग का मतलब होता है पहले से कोई चीज डिटरमाइन कर लेना कि हमें कितनी चीज की जरूरत होगी और उतनी चीज पहले से अरेंज कर लेना। सो मैन पावर प्लानिंग का मतलब है इस इक्वेशन के नजदीक से नजदीक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ये इक्वेशन क्या है? ये है सप्लाई ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर, यानी जितनी जरूरत लोगों को काम की है उतना काम सबको मिलना चाहिए, ये सिचुएशन है। सो मैन पावर प्लानिंग का मतलब ये है कि जितनी पॉपुलेशन हमारे पास होती है, वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करने के लायक है, गवर्नमेंट को उतने ही जॉब्स क्रिएट करने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। गवर्नमेंट ये डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस नहीं बना पाती। उसका एक मेन रीजन जो है पॉपुलेशन भी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर 1000 लोगों के लिए काम रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो वहीं पे 10,000 1 लाख की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब यही एक रीजन है कि मैन पावर प्लानिंग अच्छी नहीं है हमारी कंट्री की, जिसके कारण ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है लोग ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी ग्रेजुएशन तक उनके ऊपर खर्चा किया गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पूरा कॉस्ट लगाया गया, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रही है ह्यूमन की पावर की, उनकी स्किल्स की। 4 पॉइंट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। हमने जब अलग अलग रास्ते देखे थे जिनकी मदद से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है, जिसमें हमने एजुकेशन, हेल्थ ये देखे थे, उसमें एक पॉइंट हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी पढ़ा था। इंडिया में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कमी है, यानी कि कहीं भी अगर हम काम करने जाते हैं, कोई बहुत ही बड़ी कोई कंपनी है तो अलग बात है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, नहीं तो जनरली जो मीडियम साइज या स्मॉल साइज की इंडस्ट्रीज हैं उनका ये मानना होता है कि भाई काम करते करते सीख जाएंगे, क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाया इनके ऊपर, क्यों खर्चा लगाया इनको ट्रेन करने के ऊपर। सो इंडिया में ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का चलन इतना ज्यादा नहीं है। और अगर बात करें तीनों सेक्टर की तो स्पेसिफिकली प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के फॉर्म पे तो अभी लेना शुरू किया ही नहीं है इंडिया में। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी चलती है भाई, आप देखते हो घर में मान लो हमारे कोई जमीन है तो फादर क्या करते हैं, बच्चा अगर स्कूल में भी पढ़ रहा होता है उससे भी खेती करवा देते हैं। तो अब उसके पास क्या इतनी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, क्या उसे पता है कि कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए कि ज्यादा होगा प्राइमरी सेक्टर में? क्या उसको ट्रेनिंग दी गई है प्राइमरी सेक्टर में काम करने की? नहीं। और जबकि इंडिया तो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, इंडिया की तो बैकबोन है एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दी जा रही तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इंडिया में पढ़ाई भी कर लेते हैं, एजुकेशन भी ले लेते हैं, लेकिन उस एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ही कम होता है। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन ज्यादा है, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन कम है। अगर आप देखें बी कॉम कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, उसमें कितना काम ऐसा सिखाते हैं जो स्किल ओरिएंटेड है, यानी कितनी टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है। सारी थ्योरेटिकल चीजें किताबी ज्ञान है। अब वो किताबी ज्ञान जो है, बुक्स में चीजें पढ़ी हैं, जब तक उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा वो काम की नहीं है। और बुक्स में भी मार्क्स के पीछे दौड़ाते हैं कि इस चीज को याद कर लो मार्क्स आ जाएंगे, चीजों को समझाने के ऊपर फोकस नहीं है। सो इंडिया का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो लो है, जिसके कारण हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स होते हैं। हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। हाफ बेक्ड का क्या मतलब होता है? देखो बेक्ड का तो मतलब होता है जैसे हम केक बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, उसको बेक करते हैं, मतलब पकाते हैं, शायद से यही होता है, आधी पकी चीज होना मतलब। तो हमारे जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं
वो B.Com, M.Com, BA, MA तो कर लेते हैं। अब करने को तो उन्होंने पूरी डिग्री कर दी, लेकिन वो एक किस्म से आधे ही तैयार हुए, आधे पके हुए, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई ली नहीं है, तो उनकी स्किल्स एक्चुअल में डेवलप नहीं हुई, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की समस्या है। इनके अलावा एक प्रॉब्लम है मेजरमेंट प्रॉब्लम की भी। देखिए जितने भी फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं, जैसे एक मशीन के बजाय 2 मशीन तैयार कर दी, 3 मशीन तैयार कर दी, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनकी मॉनेटरी वैल्यू है, इनकी यूनिट्स होती हैं मेजर करने की। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव चीज है, इसको मेजर करना मुश्किल है। तो एक समस्या इसकी ये भी है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जैसा तैसा होता भी है तो उसको अच्छे से हम मेजर नहीं कर पाते, एक एक्यूरेट डिग्री नहीं है उसको मेजर करने की। चलिए एक अगला टॉपिक आता है फिर, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बहुत से पॉइंट्स देखे हैं हमने, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशन का। एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इट इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, लर्निंग दी जाती है, ताकि नॉलेज और स्किल्स डेवलप हो ह्यूमन रिसोर्सेज की। और इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत ही वीक है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में लिटरेसी रेट जो 2011 का सेंसस है उसमें केवल और केवल 74.04% है। और जब इसको हम कंपेयर करते हैं बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से, जिसमें 90 to 95% लिटरेसी रेट है, तो उस मुकाबले में तो ये बहुत ही कम है, यानी कि देश में लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं है। और अगर इसको हम और ज्यादा डिटेल में देखें तो और कमियां निकल के आती हैं। क्या कमियां निकल के आती है? 74 ऐसा भी नहीं कि हर स्टेट में बराबर है, कई स्टेट्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उनमें तो 74 से भी कम है। और फिर हम रूरल और अर्बन एरियाज में देखें तो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा कम है। फिर हम गर्ल और बॉय एजुकेशन में देखें तो गर्ल एजुकेशन बहुत कम है। सो इससे ये पता चल रहा है कि एजुकेशन है तो बहुत जरूरी, लेकिन इंडिया में उसको अच्छे से डेवलप्ड नहीं किया गया। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि एजुकेशन और लिटरेसी। जनरली हम एक सा मतलब समझते हैं दोनों को, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। लिटरेसी एक लिमिटेड वर्ड है, छोटा टर्म है। एजुकेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन में लिटरेसी जुड़ी हुई होती है, यानी लिटरेसी एजुकेशन का ही पार्ट है। लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लिखना और पढ़ने की एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर कोई व्यक्ति लिख सकता है और पढ़ सकता है तो उसे हम लिटरेट मान लेते हैं, जबकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और लिखना एजुकेशन का पार्ट नहीं है। एजुकेशन का पार्ट है जिसने प्राइमरी एजुकेशन ली हो, जिसने सेकेंडरी एजुकेशन ली हो, जिसने हायर एजुकेशन ली हो। तो एजुकेशन एक बड़ा टर्म है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जितने भी लोग एजुकेटेड हैं वो लिटरेट तो जरूर होंगे। जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ली होगी वो 5th क्लास तक पढ़े होंगे, जिसने सेकेंडरी एजुकेशन ली होगी 10th क्लास तक पढ़े होंगे, जिसने 12th क्लास B.Com M.Com तक किया होगा तो ऑब्वियसली बात है लिखना पढ़ना तो उसे आता ही होगा। सो ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट, बट ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरली एजुकेटेड। अब कई आप देखते हैं वे जो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर पे होते हैं, दादा दादी, कई ऐसे होते हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कभी स्कूल में नहीं गए। सो वो क्या है? वो लिटरेट तो है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड हो। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। एक स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि ऑल एजुकेटेड आर लिटरेट्स बट ऑल लिटरेट्स आर नॉट नेसेसरली एजुकेटेड। फिर दे देंगे डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट, कि या तो आप इस बात से सहमत है तो डिफेंड करें, अगर आप इस खिलाफ बात से सहमत नहीं है तो उसे रिफ्यूट करें रीजंस के साथ। तो आपको रीजंस यही देना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, एजुकेशन एक बड़ा टर्म है। चलिए इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की? एजुकेशन से रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसे पता रहेगा कि सोसाइटी में किस चीज की जरूरत है। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो चोरी चकारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं होते। एजुकेशन मिलने के बाद ही साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से एफिशिएंट तरीके से यूज होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगी लोगों की,
ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, काम कर पाएंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। कल्चरल स्टैंडर्ड्स प्रमोट होंगे हमारी कंट्री के, और ह्यूमन पर्सनैलिटी, जब इतनी सारी ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, तो ह्यूमन पर्सनैलिटी तो इंक्रीज होगी ही होगी। नेक्स्ट है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। हमने देखा एजुकेशन और हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसमें सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट है और लोगों तक नहीं पहुंच रही तो फिर वो दायित्व जाता है सरकार के ऊपर कि उससे सरकार को अवेलेबल करवाना चाहिए। तो पूछा जाता है कि सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, सरकार का रोल इसमें ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ऐसे सेक्टर है, एजुकेशन और हेल्थ, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और हर कोई प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसलिए आप अगर देखें तो गवर्नमेंट स्कूल तो जितने भी होंगे वो तो आपको बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल तो आज के टाइम पे आप देखोगे कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसे हैं 4-5 कमरे ले लेते हैं, वही प्राइवेट स्कूल हो गए। वो क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर स्कूल के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर अफोर्ड कर सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल खोल भी दे, अब क्योंकि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो जिस व्यक्ति ने वो खोला है उसका बहुत ज्यादा खर्चा लगा है। अब प्राइवेट व्यक्ति कोई भी किसी भी चीज में इतना खर्चा कब लगाएगा? जब उसे ये उम्मीद होगी कि उसके पैसे सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो वो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की कमाई तो करेगा। अब कमाई कैसे होगी? जब इन सर्विसेज के प्राइसेस हाई रखेंगे, फीस ज्यादा लेंगे, स्कूल में हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनसे फीस ज्यादा लेंगे, और जब फीस ज्यादा होंगी, जैसे ही फीस ज्यादा होती है तो जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर से वही इकोनॉमिक गल्फ आ जाएगा कि अमीर तो फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हैं लेकिन गरीब नहीं कर पा रहे, तो उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, डिस्पैरिटी आ जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है इस साल, बहुत खुशी की बात है। तो ये यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा हमारे सिलेबस से कट गया है। रिवीजन में थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेंगे हम, अभी नहीं पढ़ना। एक लास्ट टॉपिक रहता है, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। आज की डेट में भी डिस्पाइट द फैक्ट कि एजुकेशन पे इतना फोकस किया गया सरकार ने, और एक रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि जो फिलहाल 96.5% चिल्ड्रन, यानी जितने बच्चे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 97% स्कूल में जाना शुरू कर दिया है। यानी 100 में से केवल 3-3.5 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं पहुंच पाते। तो बहुत से एफर्ट उठाए तो हैं, लेकिन फिर भी डिजायरेबल लेवल अब तक अचीव नहीं कर पाए। अब भी एजुकेशन लेवल एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? वो समस्या इसलिए है क्योंकि जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी क्वालिटी हम एंटिसिपेट करते हैं। ठीक है, बहुत से कदम उठाए तो हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही, वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही जो कंट्री की ग्रोथ में हेल्पफुल होगी। एक सर्वे है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, क्राई चाइल्ड राइट्स एंड ह्यूमन ने, उन्होंने ये पाया कि आज भी जो है स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए ना बहुत से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, और अगर वो चीजें ना हो तो बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिया जाता। जैसे कि आप एडमिशन के लिए आते हो तो आपसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगते हैं, टीसी बोलते हैं जिसको, बर्थ रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंस का प्रूफ, मार्कशीट, इस किस्म से बहुत सी चीजें मांगते हैं। अब रूरल एरिया में या गरीब लोगों के पास हो सकता है ये चीजें ना हो, जिसके कारण बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिया जाता। इनफैक्ट कई जगह तो जो गरीब बच्चे हैं उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता, जिसके कारण तो आपका आरटीआई शुरू किया था, राइट टू एजुकेशन, और पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो फीस दे। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि एजुकेशन सेक्टर जो डेवलप किया है उसका मेन मकसद एजुकेशन प्रोवाइड करवाना नहीं रहा है, उसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना फीस के द्वारा। सो वही बात आ जाती है कि जब मेन मोटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाना नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर
उतना ज्यादा डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि एजुकेशन सेक्टर में आज भी कमियां हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, हमने लिटरेसी रेट देखा केवल 74 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब आज भी हमारे देश की लगभग लगभग 36% या उसके अराउंड 26% के आसपास लोग आज भी हमारे देश के इलिटरेट हैं। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करवाना, जैसे ITI होता है जिसमें लोगों को काम करवाना सिखाते हैं। हमारी कंट्री में आज भी डिग्री ओरिएंटेड कोर्सेज ज्यादा करते हैं और जो वोकेशनल कोर्सेज है उसे कम करते हैं। इसको चेंज करने के लिए अब जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स को इंट्रोड्यूस करने का प्रावधान लाया गया है, प्रोविजन लाया गया है। वो इसीलिए है ताकि वोकेशनल कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों की स्किल्स डेवलप हो। जेंडर बाइसनेस हालांकि बहुत कम हुई है लेकिन आज भी जेंडर बाइसनेस है। इसका एग्जाम्पल तो आप अपनी क्लास में ही देख सकते हो। हालांकि अपनी क्लास में तो फेवरेबल जेंडर बाइसनेस है, लेकिन अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो जनरली ये होता है कि गर्ल्स की पॉपुलेशन एजुकेशन सेक्टर में कम है, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स कम एडमिशन लेते हैं और मेल स्टूडेंट ज्यादा लेते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स एडमिशन ले भी लेते हैं ज्यादा तो उसमें ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेशियो का मतलब ये है कि पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही वो एजुकेशन को छोड़ देते हैं। स्कूल में तो चलो फिर भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तब आप देखेंगे इस चीज को कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं अगर उन्होंने BCom में एडमिशन ले लिया तो पूरे 3 साल भी नहीं करते, पहले ही मिस कर देते हैं। फिर BCom से MCom की तरफ जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि लड़के ज्यादा करते हैं, लड़कियां कम कर पाती हैं। फैमिली प्रेशर लगा लो या सोशल थिंकिंग ऐसी है, बेसिकली जेंडर बाइसनेस है। लो रूरल एक्सेस लेवल, रूरल एरियाज में आज भी एजुकेशन बहुत कम है। कितने रूरल एरियाज में हमें स्कूल देखने को मिलते हैं, और अगर देखने को मिलते भी हैं तो क्वालिटी अगर कंपेयर करें अर्बन एरिया से तो बहुत लो क्वालिटी के स्कूल्स मिलते हैं। सो बेसिकली रूरल और अर्बन एरिया के एजुकेशन क्वालिटी में और क्वांटिटी दोनों में फर्क है। अगर आप यहाँ झज्जर शहर में आ रहे हो तो आपको जगह जगह स्कूल देखने को मिलते हैं, वही आप किसी गांव में चले जाओ ज्यादा से ज्यादा एक स्कूल देखने को मिलेगा, कई कई जगह तो वो भी नहीं है। और फिर आप क्वालिटी देख लो, शहरों में तो कितनी कैसी क्वालिटी है और गांव में कैसी क्वालिटी दी जा रही है एजुकेशन की। फिर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। आजकल ट्रेंड प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने का है। आप लोग क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो आपको प्राइवेट स्कूल में मिल रही है। गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही, काम अच्छे से नहीं हो रहे, इसलिए लोगों को मजबूरन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल की फीस आप लोग भरते हैं, आपको पता है कितनी ज्यादा होती है। चलिए आप तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, जो गरीब हैं, पुअर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अनएजुकेटेड रहना पड़ जाता है। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये तो रीजन है ही जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन हुआ है। सरकार एजुकेशन पे खर्चा ही नहीं करती है। पहले प्रावधान था कि कम से कम GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, लेकिन इन रियलिटी कभी 6% किया ही नहीं गया खर्च। अगर इतना परसेंट खर्च होता तो आज गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस की वो हालत नहीं होती जो हमें आज देखने को मिल रही है। और अब ये बढ़ा दिया गया, नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको बढ़ा गया, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है कितनी है, मैं देख के आपको बताऊंगा। सो ये रीजन है जिसके कारण एजुकेशन सेक्टर आज भी वीक है।